प्यारे शोधार्थियों, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है रिसर्च डिज़ाइन। पिछले भी क्लासेज में आपने रिसर्च डिज़ाइन के जो भी 1-2 क्लासें पढ़ी हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हैं, वहाँ से जाकर पिछली क्लासेज भी आप पढ़ सकते हैं। अब रही बात कि आज आगे का उसमें जो होगा क्लास में वो हम बात करते हैं कि क्या रिसर्च डिज़ाइन में आज बात चलेगी। तो देखो, रिसर्च डिज़ाइन कहें, अनुसंधान प्रारूप कहें, शोध प्रारूप कहें, अनुसंधान अभिकल्पन कहें या अनुसंधान प्ररचना कहें, एक ही बात होती है ये हिंदी में। हाँ, अनुसंधान और शोध दोनों एक ही बात होते हैं। अनुसंधान यहाँ लिखा, यदि शोध भी लिखे तो भी वही बात है। अब दोस्तों, जो भी रिसर्च डिज़ाइन या जो भी अनुसंधान प्रारूप या जो भी शोध प्रारूप, यहाँ अनुसंधान को ही शोध कहते हैं। यदि हम शोध कहें तो कोई अतिरिक्त बात नहीं होगी, इसको ही शोध कहेंगे। और अभिकल्पन और प्रारूप को ही प्ररचना भी हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में जैसा आप जानते हैं रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। अब बात ये आई कि रिसर्च डिज़ाइन जो बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है। ये किसी भी व्यक्ति की जिज्ञासा को या रिसर्चर की, शोधार्थी जो होता है उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उसके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए, तथा उसकी जो भी ज्ञान है उसको प्राकल्पना के आधार पर, मीन्स हाइपोथेसिस के आधार पर, इन द बेस ऑफ हाइपोथेसिस क्रिएटिंग अ रिसर्च डिज़ाइन, उसकी हाइपोथेसिस के आधार पर भी, प्राकल्पना के आधार पर भी रिसर्च डिज़ाइन बनाया जाता है। लेकिन अब जब हम बात करते हैं कि किसी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या पुराने ज्ञान को शुद्ध करने के लिए रिसर्च डिज़ाइन बनाई जाती है। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं जिन प्रकारों पर आज हम बात करेंगे। इसका जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा हो या हिंदी में पढ़ा होगा, तो एक होता है जिसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च, प्योर रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्सप्लानेटरी रिसर्च, और ऐसे बहुत सारे रिसर्च हैं जिन पर हम एक एक कर बात करेंगे। जैसा आपने कई बार सुना होगा, एक चलन में जो बात होती है कि जितने ह्यूमैनिटीज के कैंडिडेट हैं, मीन्स सामाजिक विज्ञान के, सोशल साइंस के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए 2 प्रकार के शोध होते हैं। पहला मतलब आप ये समझ लेंगे मोटा मोटा जो आपको समझना है, उनके लिए कौन सा रिसर्च होता है। तो उनके लिए होता है अन्वेषणात्मक शोध या अनुसंधान, जो आप शब्द यहाँ लिखें होता है। जैसे क्या बोला जाता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अन्वेषणात्मक शोध। या इसके लिए अगर आपको अन्वेषणात्मक शब्द ना मिले हिंदी में, तो इसको कहते हैं निरूपणात्मक शोध। सही है? या तो अन्वेषणात्मक शोध कहें या निरूपणात्मक शोध कहें, या इसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहें, या इसे कहें फार्मूलेटिव रिसर्च कहें। क्लियर? पहला शोध, सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी को प्रायः किस प्रकार का शोध करना होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए या डिस्क्रिप्टिव में आता है, तो अभी हम पूरी डिस्क्रिप्टिव बात करेंगे, क्योंकि जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, कोर्स वर्क के बाद में जो आपका एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव में होगा। जो अभी टर्मिन्ड एग्जाम आपके होंगे, जो 1-2 होंगे, तो वो आपके टर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव में होंगे। तो आप पूरी बात को समझेंगे कि अन्वेषणात्मक शोध या निरूपणात्मक शोध को, अन्वेषणात्मक को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और निरूपणात्मक को फार्मूलेटिव रिसर्च कहते हैं। अभी कुछ घबराने की जरूरत नहीं कि क्या होता है, अभी सिर्फ इतना समझो कि सोशल साइंस के स्टूडेंट को कौन कौन सा करना होता है। और दूसरा, इसी में आगे बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं, हिंदी में पहले लिख देते हैं, वर्णनात्मक शोध। मैं शोध लिख देता हूं, अनुसंधान नहीं लिखता, क्योंकि अनुसंधान थोड़ा लंबा पड़ता है, शोध थोड़ा छोटा पड़ता है, इसलिए शोध लिख लेता हूं। आप घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप अनुसंधान लिख सकते हैं, शोध लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। अब देखिए, वर्णनात्मक शोध को ही कहते हैं
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब समझने वाली बात यह है कि जो भी व्यक्ति ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट लिया होगा, उसने पॉलिटिकल साइंस ली होगी, उसने सोशलॉजी ली होगी, उसने साइकोलॉजी ली होगी, उसने डिफेंस स्टडीज़ ली होगी, या उसने फिलॉसफी ली होगी, जिस किसी भी सब्जेक्ट से वो अपना रिसर्च कर रहा होगा, तो ये दो मेनली वहाँ पर ऐसा कह दिया जाता है प्रायः। मैंने बात समझना, क्या कहा जाता है? प्रायः। तो क्या वहाँ प्योर रिसर्च नहीं होती? क्या वहाँ अप्लाइड रिसर्च नहीं होती? महोदय, जितने भी प्रकार हैं, टाइप ऑफ रिसर्च हैं, वो सब के सब ह्यूमैनिटीज में होते हैं, और मतलब सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में होते हैं, सोशल साइंस के एरिया में होते हैं, और वो सारे के सारे रिसर्च आपके टेक्निकल फील्ड साइंस एरियाज में भी होते हैं। कोई घबराने की बात नहीं कि अप्लाइड कैसे होगा, सोशलॉजी में तो कोई अप्लाइड नहीं हो सकता। बिल्कुल अप्लाइड होगा। जब भी कोई हम बिंदु बनाते हैं, कोई भी तथ्य सोचते हैं, कोई भी विचार मन में लाते हैं, कोई भी अवधारणा करते हैं, कोई भी परिकल्पना करते हैं, कोई भी कल्पना करते हैं, तो उस सबको सारभूत होने के लिए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ग्राउंड लेवल होगा ना। हमने सोचा कि यदि आदमी की उम्र बढ़ती है तो उसके विचारों में काफ़ी उथल पुथल आती है। ये हमारा हाइपोथेसिस या ये हमारी कल्पना या ऐसा हमने सुना। तो क्या ये ज़मीनी स्तर पर नहीं होता, सिर्फ कहने भर से होता है? वास्तव में होता है, क्योंकि बर्डन बढ़ने के साथ साथ मानसिक तनाव आना लाजमी हो जाता है। तो ऐसा अब देखेंगे। तो ये दो प्रकार के रिसर्च आपने सामाजिक विज्ञान में समझे। इसके अलावा जितने भी रिसर्च होते हैं, अप्लाइड रिसर्च ज़्यादा अप्लाइड है, या आप कहते हैं प्रयोगात्मक रिसर्च जिसको बोलते हैं, वो प्रयोगात्मक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, ये ज़्यादातर विज्ञान के फील्ड में किए जाते हैं, जिसे क्रियात्मक शोध भी कहते हैं। प्रायः ये दो आपके सोशलॉजी एरिया में होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला आपका रिसर्च जिसको बोलते हैं अन्वेषणात्मक रिसर्च। रिसर्चर्स, अब हम देखते हैं कि हमारा जो टाइप है, जिसमें हमने कहा था, बताया भी था अभी, तो पहला टाइप है हमारा अन्वेषणात्मक और निरूपणात्मक शोध। कौन सा है? अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और फार्मूलेटिव रिसर्च बात हम करते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि जब डिस्क्रिप्टिव होता है तो उसमें हमसे और कुछ नहीं कहता, डायरेक्ट पर एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आता है और उसमें लिख के आएगा कि अन्वेषणात्मक शोध पर अपनी विवेचना कीजिए तथा उसकी व्याख्या करते हुए प्रकाश डालिए, ये लिख के आएगा। तब हमें वहाँ पर इसकी पूरी एक्सप्लेन करनी होगी, लिखना होगा। अब समझने वाली बात यहाँ ये है कि इसकी परिभाषा क्या होगी, क्या इसका मीन है, ये पूरी बात हमने सामने लिख रखी है। इसे अब देखेंगे। जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है ताकि किसी समस्या के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सके, उसे अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध कहते हैं। अब देखो यहाँ एक बात जो यहाँ तक पूरी जो निकल कर आई वो ये, यहाँ से जो परिभाषा शुरू हुई पूरा ही इसको पढ़ते हैं एक बार। जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अन्वेषणात्मक और निरूपणात्मक शोध तथा वर्णनात्मक शोध, मतलब एक्सप्लोरेटरी, फार्मूलेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेनली फोकस्ड ऑन सोशल साइंसेज एरिया और ह्यूमैनिटीज, मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में या मानविकी के क्षेत्र में ही ये प्रभावी होते हैं या मुख्यतः किए जाते हैं। तो अब यहाँ समझना आपको पड़ेगा कि आखिर ये बात है क्या। अब देखो, पहली बात है, जब कोई शोधकर्ता सामाजिक घटना मतलब जिसे हम कहते हैं सबसे पहले शोध समस्या, सबसे पहले हम अपनी शोध समस्या का पता लगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कोई भी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना, यही तो है रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले आप किसी सामाजिक घटना के पीछे के कारणों का पता लगाते हैं, और पता क्यों लगाते हैं, ताकि किसी समस्या के कौन से पहलुओं को आप समझ सकें, सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष को आप समझ सकें।
कौन से पक्ष? सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्षों की समझ आपको हो सके। अब यहाँ जब ये बात आपकी समझ में आ गई कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों को समझा जाता है, उसे हम कौन सा शोध कहते हैं? अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध कहते हैं। पर्याप्त ज्ञान हो सके उसे ये शोध कहा जाता है। अब यहाँ पर एक वैज्ञानिक के लिए हमने लिखा है, देखिए बहुत से वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ कहा है, आप अलग अलग वैज्ञानिक पढ़ेंगे, आपने जब आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम के पैटर्न के बेस पर आपको किसी एक वैज्ञानिक का लिख देना होता है और परिभाषा डिट्टो एग्जैक्ट लिखी जाए, ये जरूरी बिल्कुल नहीं होता। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ दो चीज़ें आपने पकड़ी, पहला है अन्वेषणात्मक निरूपणात्मक शोध किससे संबंधित? सामाजिक विज्ञान से। इसकी परिभाषा आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सामाजिक पहलू की समस्या का पता लगाने के लिए हम जिन सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम निरूपणात्मक शोध कहते हैं। भाई आपने पहले ये बात समझी कि जब हम किसी भी सोशल प्रॉब्लम को फाइंड कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, तब हम उसके प्रिंसिपल्स पर और उसकी अप्लाई पर पहुंचते हैं, मतलब सिद्धांतों पर और उसके व्यवहारिक पक्षों पर पहुंचते हैं, पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसी में हंसराज नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया, ये यहाँ से परिभाषा उनकी स्टार्ट होती है जो उन्होंने बताई। हंसराज जी ने क्या बताया? हंसराज जी ने कहा कि अन्वेषणात्मक शोध किसी भी विशेष अध्ययन के लिए प्राकल्पना मीन्स हाइपोथेसिस होता है, प्राकल्पना का निर्माण करने तथा उससे संबंधित अनुभव प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। देखिए यहाँ इन्होंने एक शब्द अतिरिक्त जोड़ दिया जो यहाँ आपने नहीं देखा था, इसीलिए हमने इनकी परिभाषा लिखी। यहाँ इन्होंने शब्द क्या जोड़ा है? प्राकल्पना। आप बुक उठा करके अन्य किसी वैज्ञानिक की भी परिभाषा देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि सारी क्लैश कर रही हैं, उनमें सब में कुछ ना कुछ समानता है। क्योंकि आप अगर फिलॉसफी फील्ड से होंगे, साइकोलॉजी फील्ड से होंगे, तो आपने बहुत से वैज्ञानिकों को पढ़ा होगा अपने सब्जेक्ट में, तो आपने देखा होगा कि कहते सब एक ही बात है, बस उसमें एक एक दो दो शब्द इधर उधर कर देते हैं। इन्होंने एक नया शब्द अपने इसमें पूरे में डाला है। अन्वेषणात्मक शोध तो आप पीछे पढ़ के ही आ रहे हैं, नया शोध इन्होंने मिलाया है प्राकल्पना। अभिकल्पना लिखा, प्राकल्पना नहीं, और ये प्ररचना लिखा, यहाँ से ना दिक्कत करेंगे, इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि हाइपोथेसिस का निर्माण करने के लिए, किसी भी विशेष अध्ययन के लिए हाइपोथेसिस का निर्माण तथा उससे अनुभव प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होता है अन्वेषणात्मक शोध। समझने वाली बात यहाँ ये है, प्राकल्पना जब हम किसी भी चीज़ की हाइपोथेसिस कर रहे होंगे या हम उसकी प्राकल्पना कर रहे होंगे, साइकोलॉजी वाली मेरी बात को समझेंगे। अगर आपने चिंतन पढ़ा होगा, इमेजिन, तो आपने बात समझी होगी कि जब हम कोई कल्पना करते हैं तो कल्पना कोरी भी हो सकती है, लेकिन प्राकल्पना कभी कोरी नहीं होती। ये सदैव लक्ष्य निर्देशित होती है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती है। एम होता है इसका, एमलेस नहीं होती, इसका कोई एक टारगेट होता है जहां हमें पहुंचना होता है। तो प्राकल्पना हमने किया कि ऐसा होने से ऐसा हो सकता है, और ऐसा अभी तक नहीं हुआ, तो वहां तक हम पहुंचते हैं या पहुंचने का प्रयास करते हैं। क्लियर? तो ये बात हंसराज जी ने कही। अगली हम आप बात करते हैं प्रकार के वर्णनात्मक शोध पर। दोस्तों अब जो हमारे सामने है वो है वर्णनात्मक शोध, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनात्मक शोध। जैसा कि ये नाम से ही क्लियर है, वर्णन। वर्णनात्मक का मतलब क्या है? वर्णन की चीज़ पर सविस्तार प्रकाश डालना है, सविस्तार लिखना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा गहनता के साथ हो सके उसे डेप्थ में जाकर उस बात को उजागर करना है। यहाँ से ही क्लियर होता है, ये नाम से ही बताता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने में कब सक्षम होंगे? जब आपसे पहले एक्सप्लेन ना किया गया हो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में बोल रहा हूँ, विशेषताएं। वर्णनात्मक शोध की कौन कौन सी विशेषता होती हैं? पहला कि जिस टॉपिक पर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि इस पर प्रकाश डालिए, इसकी विशेषताएं बताइए क्या क्या होती हैं, तो हम बोल देते हैं, आप लिख भी सकते हैं, बाकी अभी हम पूरी बात क्लियर भी करेंगे। वर्णनात्मक शोध में पहले आपको गहनता से अध्ययन करना है, मुख्य सविस्तार लिखना है, उस पर अधिक से अधिक प्रकाश डालना है, और आपसे पहले उस पर ज़्यादा रिसर्च ना की गई हो, इस बात को भी देखना है।
दूसरा, वर्णनात्मक शोध लिखते समय, क्योंकि ये सामाजिक बिंदुओं पर ही लिखा जाता है, पहले मैं बता भी चुका हूँ कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में लिखा जाता है वर्णनात्मक शोध। लेकिन यहाँ एक बात ये ध्यान रखनी है, कहीं धोखे से आपको समाज सुधारक नहीं बन जाना है कि हम तो स्वामी विवेकानंद बनेंगे, हम तो गौतम बुद्ध बन जाएंगे, ये नहीं बनना है। आपको समाज सुधारक नहीं बनना है शोध करते समय, आपको भविष्यवक्ता नहीं बनना है कि आप ज्योतिषी बन जाओ कि अब भाई अब हम तो बिल्कुल मतलब बहुत काबिल हो गए, ऐसा भी नहीं करना है। आपको एक न्यूट्रल कैंडिडेट रहना है, मतलब है आपको बस उन तथ्यों पर बात करनी है जो तथ्य आपको मिलते हैं और विश्वसनीय हैं और वास्तविक तथ्य हैं बस। कुछ लोग ये कह देते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, वर्णनात्मक शोध होता है, वो वैज्ञानिक नहीं होता। ना भाई, बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित सच और सही घटनाएं ही लिखनी होती हैं, क्योंकि यू आर रिसर्चर नॉट अ कॉमन मैन। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि यूं ही बिना तथ्य के किसी बात को बोल दें। आप क्वेश्चनायर बनाते हैं, प्रश्नावली तैयार करते हैं, आप किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं, आप किसी चीज़ का शेड्यूल तैयार करते हैं, अनुसूची बनाते हैं, आप किसी चीज़ की इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, मतलब साक्षात्कार करते हैं, तो ये चीज़ तभी होती है जब उसका एक वैज्ञानिक बिंदुओं पर आप अवलोकन कर रहे होते हैं। भाई यूं ही नहीं हो जाता है ना। आप जो यहाँ तक सफ़र आप करके आए हैं, तो ये सफ़र ही अपने आप में सच है। भाई झूठ में तो आ नहीं गए ना रिसर्च करने कि नहीं भाई कल सपने में आया कि रिसर्च करना है, आज हम आ गए। ना, ऐसा नहीं हुआ ये कि आपने एक बड़ा लंबा सफ़र तय किया, तब आप यहाँ पर आए। आपके साथ कि कितने बच्चे चले गए दुकान में काम कर रहे हैं, आपके साथ कितने बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, आपके साथ कितने बच्चों ने ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करनी शुरू कर दी। आप में धैर्य था, इसलिए आप यहाँ तक आए हैं। यदि धैर्य है और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो फिर आप वैज्ञानिक तथ्यों पर बात करेंगे ना, ऐसे ही थोड़े कुछ लिख देंगे। तो अब देखेंगे, इस पर बात करते हैं कि वर्णनात्मक शोध क्या होता है। तो वर्णनात्मक शोध के जब हम आगे जाते हैं, इसके बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आपने समझ ली ना कि यह भी वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशलॉजी वाले बच्चे, मैंने बोला था शब्द एक पहले, प्रायः मीन्स मोस्टली, इसका प्रयोग किया जाता है। वर्णनात्मक शोध एक ऐसा शोध है जिसका उद्देश्य विषय या समस्या के संबंध में यथार्थ या वास्तविक तथ्यों को एकत्रित कर उनके आधार पर विवरण प्रस्तुत करना है ना। अब देखो यहां पर शब्द क्या लिखा है, यथार्थ तथा वास्तविक, मीन्स रियलिस्टिक थिंग्स। रियलिस्टिक, सच की चीजें ही आप सामने प्रस्तुत करते हैं, झूठ नहीं कर देते। ठीक, वर्णनात्मक शोध एक ऐसा शोध है जिसका उद्देश्य विषय या समस्या के संबंध में यथार्थ या वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करना, उनके आधार पर विवरण प्रस्तुत करना है। देखो बात नहीं लिखी, क्या लिखा है, विवरण, मीन्स एक्सप्लेन आपको देना है। फिर दूसरा यहाँ से जो हमने बात अगली शुरू की वो है सामाजिक जीवन से संबंधित। यहाँ ये देखो शब्द हमने इसलिए लिखा है, मोस्टली इसको सोशल लाइफ में या सोशल साइंस के एरियाज में या ह्यूमैनिटी अर्थात मानविकी के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। सामाजिक जीवन से संबंधित कई पक्ष ऐसे होते हैं जिनके संबंध में पूर्व में गहन अध्ययन, पूर्व मतलब है भूतकाल में, गहन अध्ययन नहीं है या नहीं हुआ है। ठीक है, आपसे पहले किसी ने उस टॉपिक पर कोई बड़ा स्टडी नहीं की है से संबंधित पूर्व में गहन अध्ययन नहीं किया है। ऐसी दशा में वास्तविक तथ्यों पर प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है। वास्तविक तथ्यों पर, ये देखो शब्द में लिखा है, कौन सा शब्द, वास्तविक तथ्यों पर प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है। यहाँ मुख्य जोर इस बात पर दिया जाता है कि तथ्य वास्तविक हो तथा विश्वसनीय हो। वास्तविक हो और विश्वसनीय हो, याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या आपको जरूरत पड़ सकती है, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या आप अपना एग्जाम दे रहे हो। तो अब देखेंगे वास्तविक हो और विश्वसनीय हो, ये दो चीजें जरूरी हैं। वर्णनात्मक शोध के लिए निम्न में से कौन सा तथ्य आवश्यक ही होता है, तो उसका वास्तविक होना और उसका विश्वसनीय होना जरूरी है। अब तो आपने ये बात समझी। अब एक बात हमेशा ये याद रखना कि आप वर्णन कब करेंगे किसी सामाजिक बिंदु का, अन्वेषण तो कर सकते हैं, वर्णन केवल उसी बिंदु का वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो सकती है जिस पर आपसे पहले किसी ने रिसर्च, यहाँ देखो शब्द एक लिखा हुआ है गहन अध्ययन,
भूतकाल में, आपसे पहले, इन पास्ट में, ठीक है, आपसे पहले किसी ने उस पर गहन अध्ययन नहीं किया है, नहीं को जरूर याद रखना, नहीं किया है, ठीक है, तब आप उस पर कैसा रिसर्च करते हैं, तब आप उस पर डिस्क्रिप्टिव अर्थात वर्णनात्मक शोध कर रहे होते हैं। अगला हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। दोस्तों, अब हमारे सामने आया है परीक्षणात्मक शोध या प्रयोगात्मक शोध। एक ही होता है, परीक्षण या प्रयोग। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसकी जहाँ तक बात की जाए तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि प्रयोगात्मक शोध वो है जिसमें कोई भी तथ्य, कोई भी विचार, कोई भी अवधारणा, कोई भी सिद्धांत जहाँ किसी प्रयोग से सिद्ध किया जाए या सिद्ध करने का प्रयास किया जाए, उसे प्रयोगात्मक शोध या परीक्षणात्मक शोध कहते हैं। वैसे प्रयास जो हमने कहा है वो प्रयास किया जाएगा और प्रयास सफल होगा तभी वो शोध माना जाएगा, अदरवाइज माना नहीं जाएगा। तो परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक शोध जैसा कि नाम से क्लियर होता है, लेकिन एक छोटी सी बात और इसमें आगे बढ़ जाती है। हाँ, एक बात मिस हो गई है इसमें, एक नाम और बढ़ा लेते हैं इसको ही। अगर एक नाम और है इसमें, आप कह सकते हैं इसे व्याख्यात्मक शोध भी इसको कहा जाता है, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे तो इसको कहते हैं एक्सप्लानेटरी रिसर्च भी इसी को कहा जाएगा। अब सोचने वाली बात और समझने वाली बात यहाँ ये है कि आखिर ये शोध किस दशा पर या कैसे किया जाएगा। जब हम किसी भी चीज़ को अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, चीज़ की पुष्टि नहीं होती, उसकी सिद्धता नहीं होती, सामने हमारी चीज़ प्राकट्य होकर नहीं आती, तो हम फिर उसके लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक शोध। अब देखो, एक वैज्ञानिक थे चेपिन, इन्होंने क्या बात बताई, इन्होंने कहा समाज शास्त्री शोध में परीक्षणात्मक प्ररचना की अवधारणा नियंत्रण की दशाओं के अंतर्गत अवलोकन द्वारा मानवीय संबंधों के गहन अध्ययन की ओर संकेत करती है। यहाँ तक इन्होंने बात बताई। कहाँ तक बताई? ये यहाँ तक आपकी ये परिभाषा जा रही है। एक्सप्लेन, पुनः पढ़ेंगे। समाजशास्त्री शोध में परीक्षणात्मक प्ररचना जो यहाँ लिखा हुआ, प्ररचना का मतलब होता है डिजाइन से, सही है, क्या होता है, डिजाइन, कि आपका जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, प्ररचना की अवधारणा नियंत्रण की दशाओं के अंतर्गत अवलोकन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। और कैसा? नियंत्रण की दशाओं में कंट्रोल्ड रिएक्शन होगा तभी वो प्रयोग होगा। अगर अनकंट्रोल्ड है तो वो प्रयोग नहीं माना जाएगा, फिर तो विस्फोट होगा, फिर प्रयोग नहीं होगा। प्रयोग तभी होगा जब कैसी हो, अवधारणा नियंत्रण की दशाओं के अंतर्गत अवलोकन द्वारा मानवीय संबंधों के अध्ययन की ओर संकेत करती हो। अच्छा, यहाँ मानवीय संबंध क्यों लिखा है? एक बात और स्पष्ट कर देना चाहेंगे, जो भी आपकी ये क्लासेज हो रही हैं सारी ह्यूमैनिटीज से ही संबंधित चलेंगी भाई, है ना। जितने भी टेक्निकल फील्ड के हैं वो बात होगा तो सब कुछ यहाँ वही, लेकिन यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के ही एग्जाम्पल आपके सामने रखे जाएंगे प्रायः। ये मतलब ये बात हाँ समझना आप कि मानवीय संबंधों के अध्ययन की ओर संकेत करती है। जितने भी सोशल समाजशास्त्री शोध होंगे, जितने भी सोशल साइंस के रिसर्च होंगे, वो सभी के सभी का संबंध किससे होगा? मानवीय संबंध होगा, अर्थात मनुष्यता से संबंध होगा। अब इसके आगे और बात थोड़ी सी जुड़ी हुई है, वहाँ तक इनकी परिभाषा हुई, किसकी? चेपिन की है। चेपिन की ही बात आगे भी है। इन्होंने कहा है प्रयोग नियंत्रित दशाओं में किया जाने वाला अवलोकन मात्र है। इस पूरी लाइन को बहुत कायदे से याद रखना, तब तक जब तक आप एग्जाम दे नहीं लेते, तब तक, बल्कि जब तक आपकी थीसिस सबमिट नहीं हो जाती या आरडीसी से अप्रूव नहीं हो जाती, तब तक ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना कि प्रयोग नियंत्रित दशाओं में किया जाने वाला अवलोकन मात्र है, पूर्ण विराम। इसके आगे पॉइंट दूसरा शुरू होगा। ये बात, प्रयोग मीन्स एक्सपेरिमेंट, नियंत्रित दशाओं इन कंट्रोल्ड चेन किया जाने वाला, अवलोकन ओनली ऑब्जर्वेशन। अगर इसे इंग्लिश में बोलें तो कहेंगे एक्सपेरिमेंट इज ओनली ऑब्जर्वेशन व्हिच इन कंट्रोल्ड चेन्स। मतलब वो प्रयोग वह चीज है जब वह
अब एक मात्र अवलोकन है, लेकिन कैसा अवलोकन है? जो नियंत्रित दशाओं में किया जाए। सही है। तो प्रयोग निम्न में से क्या होता है? अवलोकन, नियंत्रित दशाओं में किया जाने वाला अवलोकन मात्र क्या होता है? प्रयोग होता है। याद रखना, ये ऑप्शनल में भी है और डिस्क्रिप्टिव में भी। अगर ये लाइन आप पहले लिख देंगे तो एग्जामिनर को आगे देखने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप कुछ पॉइंट लिखने के बाद आगे तो आप अपनी उद्गार लिखते हैं ना, जो आपके मनोभाव होते हैं, लेकिन कुछ स्टार्टिंग में एक दो चीज़ें ऐसे सुना होगा ना, फर्स्ट इंप्रेशन गो टू अप टिल लास्ट। तो जाहिर सी बात है आपका जो पहला जो प्रहार हो वो जोर होना चाहिए बस। अब समस्या को अब इसमें पढ़ेंगे। यहाँ तक हो गया अवलोकन मात्र होता है। जब केवल अवलोकन किसी समस्या को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाने में असफल रहता है। भाई हम किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन सफल नहीं हो पा रहा है, सफल नहीं रहता, तब वैज्ञानिक के लिए प्रयोग का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। हमने यहाँ जहाँ वैज्ञानिक लिखा है, यहाँ पर आप वैज्ञानिक कह सकते हैं, रिसर्चर कह सकते हैं, छात्र कह सकते हैं, या रिसर्च स्कॉलर कह सकते हैं, जो भी शब्द आप यहाँ चाहें वो जोड़ सकते हैं। मतलब जब अवलोकन से काम नहीं चलता, ठीक है, जब किसी समस्या को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाने में असफल रहता है, तब वैज्ञानिक किसका सहारा लेता है? तब प्रयोग का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। क्लियर? अगला जो हम लोगों ने लिया है दोस्तों, वो हमारा कोई और टॉपिक नहीं है, विशुद्ध शोध है। कौन सा शोध है? विशुद्ध शोध। इसे सबसे पहले लेना चाहिए था, लेकिन बाद में ले लिया गया, क्योंकि पहले हमें वो अन्वेषणात्मक, एक्सप्लानेटरी और दूसरा डिस्क्रिप्टिव अर्थात वर्णनात्मक पढ़ाना था, इसलिए वो दो मेन हैं। मेन ये भी है, लिखने को डिस्क्रिप्टिव में सब आएंगे, कोई भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, मतलब सब नहीं आएंगे, कोई भी आ सकता है। अब यहाँ समझना क्या है कि पहला है विशुद्ध शोध, तो लिखा हुआ है, इसको मतलब है प्योर रिसर्च को ही विशुद्ध शोध कहते हैं, या विशुद्ध शोध को ही प्योर रिसर्च कहते हैं। अब एक चीज़ समझने वाली ये है, ये विशुद्ध शोध क्या है? तो विशुद्ध शोध को अपन हिंदी में ये भी कहते हैं मौलिक या आधारभूत भी कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो फंडामेंटल रिसर्च भी कह सकते हैं। क्लियर? क्या बात करेंगे? फंडामेंटल रिसर्च, मौलिक रिसर्च, आधारभूत रिसर्च, शोध या विशुद्ध शोध या प्योर रिसर्च। एक बात होती है और उसमें कुछ नहीं। देखो, प्योर मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल वही होगा जो बेस से चला होगा, जिसमें फंडामेंटलिज्म होगा, जिसमें मौलिकतावाद छिपा होगा, वही सदैव विशुद्ध शोध होगा, या उसी में ही विशुद्धवाद होगा। मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। विशुद्ध शोध कौन सा होता है? जो आधारभूत शोध होता है। विशुद्ध शोध निम्न में से कैसा शोध होता है? न प्योर रिसर्च निम्न में से कैसा रिसर्च होता है? तो मौलिक रिसर्च होता है, फंडामेंटल रिसर्च होता है। अब देखो, विशुद्ध शोध व्यवहारिक उपयोगिता को दृष्टि में रखकर नहीं किया जाता। व्यवहारिक मतलब है अप्लाइड के आधार पर प्योर रिसर्च नहीं किया जाता। ये समस्या के कारणों को ढूंढ निकालना, उसका हल प्रस्तुत करना भी विशुद्ध शोध के अंतर्गत नहीं आता। ठीक, कि किसी भी, हमने जैसे शुरू में हमने बात की थी अन्वेषणात्मक में, किसी भी प्रॉब्लम को पता करना, उसके बेस तक पहुंचना और फिर उसी के सराउंडिंग हमें घूमना, ये बात हमने की थी। बट यहाँ पर समस्या के कारणों को ढूंढ निकालना, उसका हल प्रस्तुत करना विशुद्ध शोध के अंतर्गत नहीं आता। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत क्या आता है? तो जब ये हम बात करते हैं तो आपको एक बात जान लेनी जरूरी है, जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ज्ञान के लिए ज्ञान, ठीक है, इस बात को नहीं भूलना, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ज्ञान के लिए ज्ञान ही विशुद्ध शोध कहलाता है। प्योर रिसर्च क्या है? तो ज्ञान के लिए ज्ञान को ही विशुद्ध शोध कहा जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो कहते हैं नॉलेज फॉर नॉलेज सेक। क्लियर? ये वाक्य याद रखना। ये वाक्य जहां भी आप बोल दोगे या जहां भी आप लिख दोगे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, तो व्यक्ति ये समझ जाएगा सामने वाला कि आपने बात को क्लियरली समझ लिया है। देखो,
ज्ञान के लिए ज्ञान। ज्ञान हम क्यों प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि हम ज्ञानी हो जाएं, सेलेक्ट हो चाहे ना हो, हमें नौकरी मिले चाहे ना मिले, फ्यूचर में क्या हो से कोई लेना देना नहीं है, हमें नॉलेज मिल जाए। क्या मिल जाए? नॉलेज। हम गौतम बुद्ध बन जाएं, हम स्वामी विवेकानंद बन जाएं, हम महावीर स्वामी बन जाएं, हम शंकराचार्य बन जाएं, हम बहुत कुछ जान जाएं, लेकिन हम कहीं अपनी उदर पूर्ति तक सीमित न रहें, हम समाज को कुछ दें, हम आध्यात्म में चले जाएं। ऐसा मतलब, बात हमारा समझ रहे हैं ना? आप परम ज्ञान तक पहुंच जाएं, आप में मतलब है सुपीरियरिटी आ जाए, लेकिन आप ये उदर पूर्ति तक ना रहे। जैसे अभी आप लोगों का लक्ष्य क्या होगा कि हमको कॉलेज मिल जाए, हमें यूनिवर्सिटी मिल जाए, हमको बढ़िया एसी रूम मिल जाए और 4 व्हीलर हो जाए, बढ़िया शादी हो जाए, बढ़िया बच्चे हो जाएं। किसी ने डिसाइड भी कर लिया होगा हमारे 1 हो जाए, किसी ने डिसाइड किया होगा हमारे 4 हो जाए। तो मतलब आप यही भौतिकवाद में ही तो है ना, भौतिकवाद में ही तो है। आपका जो थेसिस लिखना आपका टारगेट है, थेसिस आप अपनी आत्म संतुष्टि के लिए लिख रहे हैं, आत्म संतुष्टि के लिए लिख रहे हैं ना, इसके लिए नहीं लिख रहे हैं। आप इसके लिए लिख रहे हैं कि थीसिस किसी तरह लिख जाए, किसी तरह आरडीसी में अप्रूव हो जाए, किसी तरह यूजीसी इसे मान्य कर ले और किसी तरह हमें नौकरी मिल जाए। यहाँ आप नॉलेज के बेस पे भी पाना चाहते होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं 100% को निगलेक्ट किए देता हूँ, ना ना ना, लेकिन फिर भी 99% कैंडिडेट यही मानता है कि हमें हमारी लाइफ चल जाए। हम ज्ञानी बनने के चक्कर में नहीं है कि हम स्वामी विवेकानंद बनना चाहते हैं या हम गौतम बुद्ध बनना चाहते हैं या हम महावीर स्वामी बनना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। कि हम अब जब आपने बात समझी कि नॉलेज फॉर नॉलेज से ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति, अब देखिए नीचे आते हैं। जब किसी घटना की खोज ज्ञान प्राप्ति हेतु की जाए, वह भी वैज्ञानिक तटस्थता या वस्तुनिष्ठता बनाए रखकर, तो उसे विशुद्ध शोध, मौलिक शोध या आधारभूत शोध कहते हैं। ये एक ही बात है, एक ही बात है जो अभी हमने कही थी, प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च, है ना। क्या बात है, पुनः देखेंगे। जब किसी घटना की खोज क्यों की जाए? ज्ञान प्राप्ति हेतु की जाए। क्यों की जाए? ज्ञान प्राप्ति हेतु की जाए, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है कि ये एक विशुद्ध शोध हो रहा है, वैज्ञानिक तटस्थता या वस्तुनिष्ठता बनाए रखकर, ठीक है, कि हम उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन भी रखेंगे, मतलब सारे तथ्य हमारे जरूर रहेंगे। देखिए, अब जब आपने एक शब्द सुना होगा, अगर आपने ISBN नंबर के लिए रिसर्च पेपर लिखा होगा, या सर ने आपसे जब आप PG में रहे होंगे तो आपसे लिखवाया होगा, सर ने एक डिजर्टेशन लिखवाया होगा, डिजर्टेशन जिसको आप शोध निबंध कहते हैं, वो लिखवाया होगा, या आपने रिसर्च पेपर सबमिट किया होगा ISBN नंबर के लिए कि आपके 2 रिसर्च पेपर हो जाएं, तो उसमें भी आपसे ये बात बार बार कही गई होगी कि रिसर्च पेपर लिखते समय मौलिकता को बहुत ध्यान रखना है, फंडामेंटल को नहीं भूलना है, मतलब वो तथ्य आपको सब लेके चलने होते हैं। बात आप हमें समझना। तो यहाँ यही कहा गया कि वस्तुनिष्ठता को बनाए रखकर ही आपको काम करना है। क्लियर? अगला जो हम टॉपिक लेते हैं, मतलब अगला जो टाइप लेंगे विशुद्ध शोध के बाद, उसे हम कहेंगे अप्लाइड रिसर्च। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास अप्लाइड रिसर्च हमारे सामने लिखा हुआ है। इसके पहले आपने प्योर रिसर्च पढ़ा, अब अप्लाइड रिसर्च पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, व्यवहारिक शोध या इसी को अप्लाइड रिसर्च बोला जाता है। व्यवहारिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, ये आप शब्द से समझ रहे होंगे कि व्यवहारिक, जो चीज़ व्यवहार में लाई जा सके, जिसे हम कर सकें और प्रवर्तन में ला सकें, समाज में, लोगों के बीच, या मानसिकता में, विचार में, अवधारणा में, तथ्यों में, या समाज के किसी भी मूलभूत, आधारभूत या चलने वाली किसी भी चलन में लाया जा सके, वो सब किसके अंतर्गत आता है? तो उसको व्यवहारिक शोध के अंतर्गत हम रखते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या दी गई। ये फ्रेस्टिंगर और सेचर के अकॉर्डिंग जो परिभाषा दी गई वो है, जब उपयोगितावादी दृष्टिकोण को लेकर उद्योग या प्रशासन, ये बात याद रखेंगे, उद्योग, इंडस्ट्री,
और एडमिनिस्ट्रेशन उद्योग या प्रशासन के लिए तथ्यों का संकलन किया जाता है एवं नीति निर्माताओं को इसकी आवश्यकता होती है तो इसे व्यवहारिक शोध के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक की बात आप समझते हैं। देखो, हमने पहले भी कहा कि जब किसी चीज़ की उपयोगिता होती है, कोई चीज़ लागू की जा सके, उसे प्रवर्तन में लाया जा सके, तब ही वो अप्लाइड रिसर्च कहलाएगा। मतलब जैसे हमने कहा कि ये गाड़ी है, ये गाड़ी चल सकती है, दौड़ सकती है, उड़ सकती है, सब कर सकती है, लेकिन ये अप्लाइड नहीं है। ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल है कि इसका स्टीयरिंग है, ये गियर है, ये क्लच है, ये सब हमने बताया, लेकिन ये सिद्धांत हैं, ये अप्लाइड नहीं। अप्लाइड तब है जब वो रास्ते में चले, किसी को मारे नहीं, तब वो माना जाएगा कि हाँ अब ये अप्लाइड है। जब कोई चीज़ की जाएगी उसको अप्लाइड मानते हैं। अब देखो, पहली चीज़ यहाँ पर एक बात ये हमेशा याद रखेंगे, कौन सी? उपयोगितावादी दृष्टिकोण। कौन सा अप्रोच इसका क्या होगा? तो वो होगा यूजेबल, है ना। अब देखेंगे कौन से सामाजिक तथ्य, ये जो 3 पॉइंट ये नीचे लिखे हुए हैं, ये आपके अप्लाइड रिसर्च के महत्व को बताते हैं या उसकी उपयोगिता को बताते हैं। महत्व या उसकी उपयोगिता, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, किसकी? अप्लाइड रिसर्च की। तो ये 3 पॉइंट हमारे सामने लिखे हुए हैं, इनको हम एक एक कर बताते हैं। 1 2 3। कौन से सामाजिक तथ्य किस प्रकार समाज के लिए उपयोगी हैं? अप्लाइड रिसर्च में यही चीज सामने सबसे ज्यादा निकाल के लाई जाती है कि कौन से तथ्य, फैक्ट्स, कौन से तथ्य किस प्रकार समाज के लिए उपयोगी हैं, कौन से तथ्य या विचार या अवधारणा, कॉन्सेप्ट जिसको भी आप बोलते हैं, है ना, वो किस प्रकार समाज के लिए उपयोगी हैं। दूसरा है ऐसी प्रविधियों का उपयोग, अगर मान लीजिए जैसे अभी हमने पीछे जब बात की थी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, कि जिस चीज़ पर आज तक गहन अध्ययन नहीं हुआ उस पर हम गहन अध्ययन करेंगे, तो क्या अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ अप्लाइड रिसर्च हम नहीं कर सकते? बिल्कुल, अप्लाइड रिसर्च की भी टेक्निक हम लगा सकते हैं। तो यदि हमने अप्लाइड रिसर्च किया तो हमें यह बताना होगा कि वहाँ पर प्रविधियाँ, कैसी टेक्निक्स का उपयोग और विकास हुआ है, यूज और डेवलपमेंट, कैसा वहाँ पर उपयोग हुआ है उसका या विकास हुआ है, या कैसा उपयोग होगा और कैसे विकास होगा, ये भी बताएंगे। भाई हमने शुरू में जब ये बात शुरू की थी कि रिसर्च डिजाइन कैसे बनता है, कैसे अनुसंधान या शोध का प्रारूप तैयार होता है, तो हमने बताया था कि जिज्ञासा को शांत करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, नए ज्ञान को जोड़ने के लिए, पुराने ज्ञान को शुद्ध करने के लिए, ऐसे बहुत सी चीज़ों के लिए हम रिसर्च कर रहे होते हैं। तो जब हम ऐसे चीज़ों के लिए रिसर्च करते हैं तो याद रखेंगे उपयोग और विकास जरूरी है। कि मान लीजिए कोई चीज़ बना दी, उस अभी हमने कार की बात की थी, कार बना तो दी, कार का उपयोग कैसे होगा? उपयोग होगा तो नई और कारों का विकास। अब उपयोग हो चुका, कार बन गई, कार का अप्लाइड भी हो गया, कारें चल भी रही। अब देखेंगे उसमें नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, एयर बैग लग के आ रहे हैं, नए अच्छे इंजन आ रहे हैं जिनसे कम से कम पॉल्यूशन हो सके, BS6 आ गया। तो ये बातें समझते हैं। नेक्स्ट है ऐसे तथ्यों व विचारों, या देखेंगे ऐसे कॉन्सेप्ट एंड थॉट्स और फैक्ट को प्रस्तुत करते हैं जिनसे जनरलाइजेशन हो सके, सामान्यीकरण हो सके और सामान्यीकरण को आगे बढ़ाया जा सके। देखो, तथ्य और विचार को बना लेना, उसको पुस्तकों में लिख देना या उसे मन मस्तिष्क में अपनी मनोवृत्ति में धारण कर लेना, ये बात बहुत काफ़ी नहीं होती। काफ़ी तब होती जब उसका सामान्यीकरण हो, उसका जनरलाइजेशन हो, लोग उसको समझें, लोग उसको जानें। जैसे आपने सुना होगा कि न्यूटन ने प्रिंसिपिया पुस्तक लिख ली, उसका प्रकाशन हो गया, पब्लिकेशन हो गया। अब लोग जब तक न्यूटन के प्रथम द्वितीय तृतीय नियम को समझेंगे नहीं, उसका सामान्यीकरण जनरलाइजेशन नहीं होगा, तब तक उसके बनने से या उसके होने से क्या फ़ायदा। जैसे आपने रिसर्चर्स बहुत पढ़ते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी कि सेब पेड़ से गिरा तो कैसे गिरा की खोज। तो ये जो बात सबके जिसके पटल पर, मना पटल पर पहुंची, जिसने इस बात को जाना, तो उसका क्या हुआ? सामान्यीकरण हुआ। क्लियर है? जनरलाइजेशन हो गया। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं एक्शन रिसर्च की, क्रियात्मक शोध की। वैज्ञानिक लेविस, स्टीफन तथा स्टीफन एम कोरी, इन लोगों ने क्रियात्मक शोध की
आज से लगभग 35 से 40 साल पहले अमेरिका में इसकी खोज की गई। कौन से? एक्शन रिसर्च की, याद रखना। 35 से 40 साल पहले एक्शन रिसर्च की खोज अमेरिका में हुई और इन लोगों ने ये बताया कि जो एक्शन रिसर्च है ये व्यवहारिक शोध अर्थात अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट है। आप कह सकते हैं एक्शन रिसर्च इज द पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च, या जो क्रियात्मक शोध है वो व्यवहारिक शोध का ही एक भाग है। ये बात वैज्ञानिकों ने बताई। अब इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं दी। इसका कोई मतलब एक पर्टिकुलर परिभाषा स्टार्टिंग में नहीं दी गई, बना दिया गया। जब ये पार्ट बना दिया गया, उन वैज्ञानिकों ने जब बनाया, स्टीफन एम कोरी लोगों ने, लेविन ने, तो उन्होंने बता दिया कि ये उसका भाग है, तो परिभाषा नहीं दी। तो इसकी जो एक्सप्लेनिंग की वो गुडे एवं हार्ट ने की तथा मैकग्रथ ने की, जिनकी हमने आपके सामने लिखी हैं। इससे फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि आप जब अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो ये आपका कॉमन कॉन्सेप्ट जो क्लियर है हो जाएगा, तो उसके बाद वहाँ आपको लिखने में थोड़ा आसान रहेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं आपकी एक्शन रिसर्च की, क्रियात्मक शोध क्या होता है। तो देखिएगा, पहला गुडे एवं हार्ट की जो परिभाषा है वो यहाँ तक आई हुई है। पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्रियात्मक शोध उस कार्यक्रम का एक भाग है जिसका लक्ष्य मौजूदा दशाओं को परिवर्तित करना होता है, चाहे वह गंदी बस्ती की दशाएं हों या प्रजाति तनाव हो, पूर्वाग्रह हो या किसी संगठन की प्रभावशीलता हो। ठीक है, एक्शन रिसर्च का काम क्या है कि किसी भी चीज़ में कहीं पर भी क्या करना, क्या काम है इसका? चेंजिंग, अर्थात क्या करना? परिवर्तन करना। और कैसी चीज़ों में, जो भी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं उनकी मौजूदा दशाओं में, प्रेजेंट सिचुएशंस में चेंजमेंट कर देना, ये एक्शन रिसर्च का काम है। अब सपोज दैट हम यहाँ जो अब बात अभी लिखी गई कि कोई भी गंदी बस्ती है, वहाँ पर आपने फैमिली वेलफेयर के प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए या कोई भी चेंजमेंट कराया, या उनका भी जैसे कोविड आया था तो उनको साफ़ सुथरा रहना आपने शुरू करवाया, या आपने कोई भी प्रजाति तनाव चल रहा है उसमें आपने माओवादी तनाव, नक्सलवादी तनाव, आतंकवादी तनाव, जाति तनाव, धार्मिक तनाव, ऐसे बहुत से तनाव अपने भारत में मिल जाते, अपना तनाव वाला देश ही है। तथा पूर्वाग्रह, जो पुरानी सोच है जिससे लोग ग्रसित हैं, जो एक पारंपरिक व्यवस्थाएं पहले के समाज की बनी हुई हैं, उनमें कोई चेंजमेंट आप करना चाहते हैं तो ये, या संगठन की किसी भी प्रभावशीलता को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा कि जो है पार्टी के अध्यक्ष बदले गए, जिला अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं, सब बहुत सब होता रहता है। तो ये भी सब किसके अंतर्गत आता है? एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आता है। किसे बदला जाए, क्या कौन सा नया चेंजमेंट लाया जाए, ये बात किसने बताई? गुडे एवं हार्ट ने बताई। मैकग्रथ कहते हैं क्रियात्मक शोध एक संगठित खोजपूर्ण क्रिया है। कैसी क्रिया है? संगठित खोजपूर्ण क्रिया है। कैसी क्रिया है? खोजपूर्ण क्रिया है। और कैसी? संगठित है, जिसका लक्ष्य व्यक्तियों या समूह से संबंधित परिवर्तन एवं सुधार लाने। वहां भी ऊपर परिवर्तन था, मैकग्रथ ने एक चीज उसमें और कह दी, परिवर्तन के साथ साथ सुधार जोड़ दिया। जबकि परिवर्तन यदि होगा तो परिवर्तन दो तरीके का हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक, उसके दो प्रकार के इम्पैक्ट हो सकते हैं। फिलहाल परिवर्तन में हमेशा यही माना जाता है कि परिवर्तन प्रगति का नियम होता है और परिवर्तन में जो कुछ भी होता है वो सकारात्मक और सही हो रहा होता है। रिसर्च के एरियाज में अगर देखें, भाई ऐसा तो है नहीं कि हमने किसी फील्ड में रिसर्च किया, जाना चाहिए था फॉरवर्ड, हम बैकवर्ड आ गए, मतलब हमें कुछ अच्छा फाइंड करना चाहिए था, हमने गलत फाइंड कर लिया, तो या उससे समाज को नुकसान हो गया। तो नुकसान होने की संभावना मान के ही नहीं चली जाती। हालांकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम कुछ गलत भी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन गलत रिसर्च आरडीसी मान्य ही कहाँ करेगा। सुधार लाने हैं तो उसका अध्ययन करना और साथ ही मौलिक परिवर्तन लाना। कैसा परिवर्तन लाना? फंडामेंटल चेंजमेंट लाना, ये लक्ष्य होता है। किसका लक्ष्य होता है? क्रियात्मक शोध का लक्ष्य होता है। तो ये बात, दो तीन बातें जो आपने समझी कि इसका 35 से 40 साल पहले अमेरिका में क्रियात्मक शोध जो है वो भाग है किसका? व्यवहारिक शोध का, और इसका उद्देश्य होता है परिवर्तन करना, ये परिवर्तन लाना। ये बड़ा सरल है, एग्जाम में अगर आता है, आपके शॉर्ट आंसर्स में मोस्टली ये आता है, तो अगर आता है तो लिखना भी बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला और लास्ट है हमारा इवैल्यूएशन रिसर्च। दोस्तों अब हम बात करते हैं मूल्यांकन शोध की, कि मूल्यांकन शोध क्या है, कैसे होता है। देखिए यहाँ पर शब्द इंग्लिश में लिखा है इवैल्यूएशन,
रिसर्च, और ऊपर मूल्यांकन शोध लिखा है। मूल्यांकन अंकन से आप समझते होंगे कि मूल्यांकन जो होता है वो आपने जो कुछ भी, जैसे आपके पास कक्षा 10 की मार्कशीट है, कक्षा 10 की मार्कशीट पे आपके अंक दिए हुए हैं, जो अंकन है वही आपका मूल्यांकन है। आकलन और मूल्यांकन अगर साइकोलॉजी से कोई होगा तो उसने पढ़ा भी होगा, कोई अगर बीएड बीटीसी किसी ने किया होगा तो उसने भी पढ़ा होगा, जो टेट एग्जाम्स देते हैं उनमें भी ये शब्दावली इस्तेमाल होती है, आकलन और मूल्यांकन। मूल्यांकन, हम सदैव मूल्यांकन का ही आकलन करते हैं। ठीक, अब समझना बात ये है कि दुनिया के सभी देशों में ये बहुत तेजी से चल रहा है। कौन सा? मूल्यांकन शोध। होता सामाजिक बिंदुओं पर है, समाज में जितनी चीज़ें परिवर्तन में लाई जाती हैं उन पर ही होता है। जैसे सारे देश अपने विकास के पथ पर अग्रसर हैं, जहां पर भी जो भी देश खड़ा हुआ था आज वो उससे 4 कदम आगे निकल चुका है। जितने भी कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं उन सब में आप देखते हैं कि जरूरी होता चला जा रहा है। वैज्ञानिक डॉल्फिन, वैज्ञानिक विलियमसन और वैज्ञानिक कार्प ने बताया कि वर्तमान समय में उनके ही रिसर्च की जो एनालिसिस और लास्ट में जो कंक्लूजन निष्कर्ष निकल के आया तो उन्होंने बताया, ये नाम याद रखना, विलियम, कार्प और डॉल्फिन, ये 3 वैज्ञानिक हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों, मछली वाला ही डॉल्फिन, इन तीनों वैज्ञानिकों ने बात क्लियर की कि जो भी मूल्यांकन शोध होता है वो किसी भी कार्य के समाप्त होने के अंत में, किसी भी कार्य के समाप्त होने के अंत में जो उसकी पूरी एनालिसिस प्रस्तुत की जाती है कि भाई हमने ये काम किया, ये सही हुआ या नहीं हुआ। सपोज दैट भारत सरकार ने कोविड-19 के चलते पूरे देश में टीका लगवाया, ये कार्यक्रम था। अब इसका मूल्यांकन ये होना चाहिए कि जो टीकाकरण हुआ उससे लोगों में लाभ हुआ या नहीं हुआ। अब जैसे भारत सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, जैसे वो स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम चलाती है, उसका भी मूल्यांकन किया जाता है, एनालिसिस की जाती है, उसके लिए समितियां बनाई जाती हैं। उसने पोषण से संबंधित, जिसको हम बोलते हैं बाल पुष्टाहार, उसके लिए भी समितियां बनाई जाती हैं। उसने आहार पोषण के लिए बनाया, ठीक। उसने गरीबी उन्मूलन के लिए बनाया, गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत से कार्यक्रम बनाए जाते हैं। नगरीकरण के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके लिए चहुमुखी निर्माण एवं विनिर्माण के लिए भी बनाए जाते हैं बहुत से। आर्थिक समृद्धि के लिए भी बहुत से प्रोग्राम बनाए जाते हैं। मतलब हर क्षेत्र में आप देखें, राजनैतिक, कूटनैतिक, बहुत सारे कार्यक्रम भारत सरकार चलाती रहती है। यदि उनकी इवैल्यूएशन नहीं करेगी, उनका मूल्यांकन नहीं करेगी, तो भारत सरकार के पास प्रतिपुष्टि नहीं पहुंचेगी, तो उसका वह पृष्ठपोषण कहाँ से करेगी? विदाउट फीडबैक, हाउ टू इम्प्लीमेंटेशन अप्लाइड इन द एरिया ऑफ प्रोग्राम्स, कि कैसे किसी भी क्षेत्र में भारत सरकार या कोई भी देश की सरकार हो, वो कैसे बिना फीडबैक के वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकती, कैसे चला सकती है, या कैसे उसका क्रियान्वयन किया जा सकता है, सर्कुलेट ठीक से नहीं हो पाएगा कि विदाउट इवैल्यूएशन के ये सारी कार्यक्रम जो हैं, या यही नहीं, इसके आगे एटसेट्रा, कि इनके अलावा भी जितने भी जो भी कार्यक्रम भारत सरकार या दुनिया की जो भी कंट्री चलाती है, चाहे वो जितना विकसित देश हो, अविकसित देश हो, विकासशील देश हो, उत्तरोत्तर विकासशील हो, मध्य देश हो, किसी प्रकार का देश हो, तो ये बातें, तो मेरी समझ से आप ये बात समझ गए कि किसी भी रिसर्च में, कोई भी जो रिसर्च का हम निष्कर्ष लिखते हैं वो हमारा एक प्रकार का किया गया मूल्यांकन ही होता है। शोध के अंतर्गत किया गया जो भी हमारा कि ये कहाँ तक, किस स्तर तक सही है, किस स्तर तक क्या है, तो वो भी हम एक प्रकार का इवैल्यूएशन ही कर रहे होते हैं। जब हम आरडीसी के समक्ष पहुंचते हैं, जब हम इंटरव्यू फेस कर रहे होते हैं, तब हम वहाँ यही दिखाया, वो लोग यही हमारा कर रहे होते हैं, क्या? मूल्यांकन, लेकिन शोध नहीं कर रहे होते। जब हम किसी, जैसे कोई समिति बनाई गई, उससे कहा गया कि पल्स पोलियो जो भारत में पिलाया जा रहा था, इसके क्या इम्पैक्ट हैं देश के अंदर, इसके
क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मेरिट हैं इसकी, क्या डिमेरिट हैं, क्या गुण पाए गए, क्या अवगुण पाए गए, क्या कुछ इसमें कमियां थी जो प्रोसेस चल रहा था, इसको और किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो ये एक प्रकार का जो समिति उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जो जांच देगी पूरी, वो भी उसकी थीसिस होगी, वो उसकी एक पूरी थीसिस ही होगी। तो वो जो उसको प्रस्तुत करेगी वो किस प्रकार का शोध होता है, तो उसे मूल्यांकन शोध के अंतर्गत रखा जाता है। आशा है कि रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत, अनुसंधान प्रारूप के अंतर्गत, अनुसंधान अभिकल्प के अंतर्गत, शोध प्रारूप के अंतर्गत, शोध प्ररचना के अंतर्गत, नाम एक ही है भैया, तो आप पूरी बात समझ गए होंगे कि इतने प्रकार हैं जो सोशल साइंसेज के एरियाज में आते हैं, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। आशा है आप बात को ढंग से समझेंगे और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि वो कोर्स वर्क में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सकें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।